छात्रों में प्रमोद शुक्ला पुनः यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और कक्षा 10 में जो भौतिक विज्ञान का पाठ छूटा हुआ था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, 3 स्थितियों को बताया गया और 3 स्थितियों को आज हम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तीन स्थितियों में पुनः एक स्थिति बताने जा रहे हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। दर्पण के ध्रुव P से जो फोकस की दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी दोगुनी दूरी पर होती है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। वस्तु है वक्रता केंद्र पर, AB वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है अवतल दर्पण के सामने। तो वस्तु A से चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो परावर्तन के पश्चात मुक्त फोकस से होकर वापस लौटती है। जो भी किरणें मुक्त फोकस से होकर दर्पण पर पड़ेगी, वो दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर हम इसमें लगाते हैं मुख्य अक्ष पर A डैश B डैश प्रतिबिंब हमको मिलता है, तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। अब आपको याद क्या करना है? मेन पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। इसको लिख देंगे वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बने। चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता
केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो AB वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती हैं वो दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती हैं। जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और दर्पण पर पड़ती हैं वो अपने उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ये किरणें आगे और पीछे दोनों स्थितियों में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का अनंत पर वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पर होती है जब वस्तु फोकस पर होता है AB के बिंदु से चलने वाली किरणें जो मुख्य के समांतर होती हैं वो फोकस होकर जाएंगी। जो किरणें A बिंदु से वक्रता केंद्र से होते हुए जाएंगी A डैश B डैश, जो किरणें A बिंदु से मुख्य के समांतर चलती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौटेंगी और जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर A बिंदु से होकर जाती हैं दर्पण में पड़ती हैं वो किरणें पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। अगर इनको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरणें एक दूसरे से अलग होती हुई जाती हैं और ये अनंत पर भी नहीं मिलती हैं। यदि इन रेखाओं को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं A बिंदु पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट देती हैं और बिंदु A से मुख्य अक्ष पर जब लंब डालते हैं तो A डैश B डैश हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है। छठवीं स्थिति में आप देखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर एक ही वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो जो किरणें मुख्य के समांतर होंगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी आगे की ओर बढ़ाने पर अगर इन किरणों को बढ़ाया जाए तो समांतर हो जाती हैं, काटती नहीं है। आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरणें एक दूसरे को A' पर काटते हैं। चित्र थोड़ा फिर से देख लीजिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब A' उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह से 6 स्थितियां आप पाएं। पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर होती है। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। चौथी स्थिति में आप पढ़े देखे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है। फिर अगले नंबर जब वस्तु फोकस पे होती है और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। अब आप पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है।
यहाँ माध्यम आपका जल है और यहाँ पर माध्यम वायु। तो पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल। अब ये प्रकाश की किरण पहले माध्यम में प्रवेश किया, फिर दूसरे माध्यम में आएगी। अगर इस बिंदु से हम लंब डाल दें तो ये किरणें जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन ये किरणें अभिलंब की ओर झुकती। इसमें स्थिति क्या होती है, इस बिंदु पर किरणें मिल रही हैं, प्रकाश अपवर्तन। डिफिनेशन मैंने किया, परिभाषा आपको बताया। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। इसमें दो स्थिति होती है। पहली स्थिति है जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती है, और ठीक इसके विपरीत पहला माध्यम कान, दूसरा माध्यम जल, वायु। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी, जाना चाहिए सीधे, तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर हटती जाती है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम में है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकेंगी, और इसके विपरीत जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। यही है प्रकाश किरणों का विचलन, अपने मार्ग से हट जाना, विचलन कहलाता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं प्रकाश अपवर्तन में, फिर आप पढ़ेंगे वस्तु का किसी स्थिति में प्रतिबिंब बनना, 6 स्थितियां पढ़े, और इसमें एक बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस, और फोकस दूरी,
इनको जानना अति आवश्यक होगा। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस और फोकस दूरी। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष पे आते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। इसको हम यक्ष अक्ष से भी व्यक्त करते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, वह रेखा मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। फिर वक्रता केंद्र आता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वह भाग होता है, खोखला गोला है, इसका एक भाग काट करके इसको अवतल या उत्तल बनाया जा सकता है। तो वक्रता केंद्र खोखले गोले का वह भाग है, उसके केंद्र जिस भाग से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया गया है, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु अथवा मुख्य अक्ष रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर परिच्छेद करती है वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाती है। सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। फिर बात आई फोकस। फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर किरणें वापस आती हैं, वह बिंदु फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। ध्रुव फोकस। फिर फोकस दूरी की बात आती है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब आप लोगों को पुनः इसी चैनल के माध्यम से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना अगले पीरियड में आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।